डियर स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स में आज हम रिएक्शन का ऑर्डर निकालना सीखेंगे अगर मैकेनिज्म प्रोवाइडेड हो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि अगर किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म गिवन हो तो हम ऑर्डर कैसे निकालेंगे। इन जनरल ये माइंड में कंसेप्ट होता है कि हम आरडीएस की एनालिसिस कर लें और आरडीएस की एनालिसिस से हम आरडीएस देख के बता देंगे कि ऑर्डर क्या है। बट ऐसा हमेशा सही नहीं है कि आपने आरडीएस देखी और बता दिया कि आरडीएस से रेट लॉ लिख लिया और आप कह दो कि सर यही ऑर्डर है। यह हमेशा जरूरी नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऑर्डर का प्रेडिक्शन थ्योरेटिकली नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए हेडिंग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with the help of mechanism, with the help of mechanism की हेल्प से ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, वो मैं आपको सिखाता हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कहीं भी कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको प्रॉपर एग्जाम्पल से पहले चलूँ, आपको दो बातें हमेशा याद रखनी है और वो क्या है। नंबर वन, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जो अगर पता है तो आप मान के चलिए कि आपसे एरर नहीं होगा, है। तो सबसे पहले पॉइंट वन लिखिए। पॉइंट वन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखें। पॉइंट वन लिखें बेटा। जब भी आप ध्यान रखिए कि मैकेनिज्म की हेल्प से ऑर्डर निकाल रहे हों तो रेट लॉ लिखेंगे, रेट एक्सप्रेशन। हमें क्या मालूम है ऑर्डर होता क्या है। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं फिर से एक बार कि ऑर्डर होता क्या है। रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर होती है, इन पावर की सम को हम ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। यह हमें पता है, ठीक। तो ये ट्रू है, इट ऑलवेज वर्क कि जो रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म की पावर है, यही ऑर्डर है। तो x and y are the fractional order. X is the order with respect to a, v is the order with respect to y, and x plus y will be the overall order of the reaction. हमें यही निकालना है। हमें मैकेनिज्म दी जाएगी और हमें उसकी हेल्प से ये फाइंड करना है, समझ गए। लेकिन जो पॉइंट मैंने आपसे कहा ना, आपको याद रखना है, वो क्या है कि कभी भी रेट लॉ जब आप लिखें, रेट एक्सप्रेशन लिखें, तो मेक श्योर दैट रेट एक्सप्रेशन में कोई भी इंटरमीडिएट ना हो। रिएक्शंस हमने देखे थे, ग्राफ्स में इंटरमीडिएट बनते हैं। आप हमेशा याद रखिए, रेट एक्सप्रेशन इज नेवर रिटन इन टर्म्स ऑफ इंटरमीडिएट। बस ये x प्लस वाई इक्वल टू ऑर्डर तभी होगा, ध्यान रखें, x प्लस वाई विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ a, आइदर a और b में से कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है। ये मैंने आपको कंक्लूजन बता दिया बेटा, पूरे कंसेप्ट का कंक्लूजन, कि आप रेट लॉ लिखिए, लेकिन रेट एक्सप्रेशन में जो आपने ये रिएक्टेंट्स ये लिखे हुए स्पीसीज ए एंड बी, ये रिएक्टेंट के इंटरमीडिएट नहीं होने चाहिए, पहली बात। दूसरा, ये फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है। सेकंड पॉइंट, रेट ऑफ अ रिएक्शन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ, लिखिए, रेट ऑफ अ रिएक्शन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ, अभी सुन के आपको और सरप्राइज होगा, जनरली हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के टर्म्स में लिख देते हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, और ये हमेशा दिमाग में रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी अपीयर हो सकता है। रेट ऑफ अ रिएक्शन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ये तो आप लिखते ही हो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। अब ये अभी आपने नहीं देखा है कि प्रोडक्ट्स की टर्म में कैसे लिखते हैं सर। लॉ ऑफ मास सेक्शन में तो हम सिर्फ रिएक्टेंट की टर्म्स में लिखते थे, प्रोडक्ट्स की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा मैं आपको बताऊंगा। और एक अभी आपके लिए और सरप्राइज वेट कर रहा है, कैटलिस्ट। ऐसे अभी तक आपने कोई भी रिएक्शन नहीं देखी जिसमें रेट लॉ में कैटलिस्ट अपीयर हो रहा, समझ रहे हैं। हम जो जनरल रिएक्शन देखते हैं उसमें रेट लॉ में रिएक्टेंट होता है। इतने डेरिवेशंस किए, ग्राफ बनाए,
उसमें आपने देखा रेट लॉ हम रिएक्टेंट, यहाँ पे भी जो ए और बी हमें फिलहाल दिख रहा है, मान लीजिए ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, तो ये हमने लिख दिया लॉ ऑफ मास एक्शन से। लेकिन ध्यान रखिएगा, रेट लॉ कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ये हर बच्चे को पता होता है, सबको पता है, बट प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में और कैटलिस्ट के रिस्पेक्ट में भी लिखा जा सकता है। ये आम जनता के बस की बात नहीं है। ये मैं प्रूव भी करूंगा कि प्रोडक्ट्स के टर्म में भी लिखा जा सकता है और कैटलिस्ट की टर्म में भी रेट एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। तो ये पॉइंट आप लोग कंप्लीट कीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और कैटलिस्ट, बट नेवर, एक ही को मना है बस, बट नेवर इन टर्म्स ऑफ इंटरमीडिएट। ये मैंने जो फर्स्ट पॉइंट बताया था, ठीक है बेटा, आप बस ये पॉइंट सीख जाओ, आपकी लाइफ बिल्कुल सेट है कि इंटरमीडिएट के टर्म्स में हम कभी भी रेट लॉ नहीं लिखेंगे, और अगर आता है तो उसे फिर हम रिमूव करने का मेथड जानते होंगे। तो चलिए, अब ऑर्डर निकालने की जो मेथड्स हैं वो दो तरीके हैं, ठीक है। एक आरडीएस मेथड है और एक आपका स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड है, ठीक है ना। तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन एसएसए मेथड जो है वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट आप सिंपली आरडीएस मेथड से भी प्रोसीड कर सकते हैं। आपको दोनों मेथड सिखा दूंगा, आपको जिससे अच्छा लगता है जाइए, दोनों से ही सेम आएगा। कुछ आरडीएस मेथड की भी लिमिटेशन है और कुछ एसएसए की भी लिमिटेशन है ना। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन की भी लिमिटेशन है, बट उस लिमिटेशन में एक एजम्पशन लेके हम उसको आगे बढ़ा देते हैं। आइए बताता हूँ तो क्या मेथड्स हैं। मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर विथ द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। सबसे पहली मेथड है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड, SSA, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। इतनी फ्रीक्वेंटली आपको नहीं मिलेगी ये, लेकिन हाँ इसके हेल्प से भी कर सकते हैं। इसमें क्या है कि एक रिएक्टेंट है, वो पहले इंटरमीडिएट में चेंज हुआ और ये प्रोडक्ट। अब हमें मालूम है कि रेट लॉ में इंटरमीडिएट नहीं आ सकता, तो हमें इन दोनों ही मेथड्स में अगर रेट लॉ में इंटरमीडिएट आ रहा है तो रूल के अकॉर्डिंग नहीं आना चाहिए, तो उसे वहां से रिमूव करना आना चाहिए, उसे वहां से रिप्लेस करना आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, तो यहाँ पे अगर आप आई को हटाना चाहते हो, इन ऑर्डर टू रिप्लेस आई, आपको क्या एज्यूम करना पड़ेगा कि डी आई बाय डी टी इक्वल टू बस रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आई इज 0, बना कंज्यूम। तो हम मतलब कहने का मतलब कि आई अगर कांस्टेंट हो जाए, जिस रेट से बन रहा है उस रेट से प्रोडक्ट में जा रहा है, तो इफ कंसंट्रेशन ऑफ आई इज कांस्टेंट, तो आप फिर आराम से स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड से ऑर्डर निकाल सकते हो। मैं अभी एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड मेथड है आरडीएस मेथड, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखिए आरडीएस मेथड किसी दी हुई रिएक्शन में, है ना, हालांकि मैं आपको बताऊं इसकी भी लिमिटेशन, आई विल प्रूव इट। एज सच कोई बहुत बड़ी लिमिटेशन या कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रखना होता है कि जो सामने आरडीएस दिख रही है, हमेशा जरूरी नहीं है कि आरडीएस में जो आपको कोएफिशिएंट दिख रहा है उनका सम ही ऑर्डर होगा। मैं भी बताता हूँ आरडीएस में मेथड क्या है। देखिए, द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, and rate of reaction is written in this step only के ऊपर स्टार लगा लेना, ठीक है। rate of reaction is written in this step and order is determined, rate of reaction is written in this step and order is determined, ठीक है, और हम उससे ऑर्डर निकाल लेते हैं। अब अगर मान लीजिए मैं आपको एक रिएक्शन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, स्टार लगा के रखना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि स्लोवेस्ट स्टेप जो आपको दिख रही है खाली उससे ही आप ऑर्डर निकाल पाओगे, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो चलिए 2-3 एग्जांपल लेते हैं
और इन दोनों तीनों एग्जाम्पल में मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि ये क्या है, क्यों हमें किस तरीके से ऑर्डर निकालना होता है ना। एक पॉइंट आपको अभी भी परेशान कर रहा होगा कि सर रेट एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट कैसे, है ना। ये सारी बातें हम देखेंगे एक एक करके। शुरू करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1, फर्स्ट एग्जाम्पल से एक गैसियस रिएक्शन कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर गैसियस रिएक्शन ट्वाइस NO2 प्लस F2, ट्वाइस NO2 प्लस F2 gives ट्वाइस NO2F। ये एक रिएक्शन है, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म आपको दी जाएगी। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, क्योंकि अगर एलिमेंट्री होती तो हम देख के बताए थे 2 + 1 3 ऑर्डर है, खत्म कहानी, क्यों पढ़ना फिर। इसकी मैकेनिज्म दी जाएगी। तो प्रपोज्ड मैकेनिज्म क्या है इसकी? प्रपोज्ड मैकेनिज्म, उसमें आपको मालूम है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो एलिमेंट्री रिएक्शन नंबर 1, फर्स्ट इसमें मान लीजिए NO2 F2 से रिएक्ट कर रहा है, स्लो, ये स्लो स्टेप है। ये तो एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा, ये दिया जाएगा आपको क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डेटा है। स्लो गिव्स NO2F प्लस F, ठीक है। और फिर आपका एक NO2 तो रिएक्ट कर गया है, एलिमेंट्री रिएक्शन या एलिमेंट्री स्टेप नंबर 2, इसमें क्या होगा? ये जो NO2 एक बचा है और ये इंटरमीडिएट बनाए, देखिए F। इंटरमीडिएट कैसे पहचानोगे? इसमें से कौन सी स्पीसीज मेन रिएक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। जैसे देखो NO2 रिफ्लेक्ट हो रही है, यस, तो इंटरमीडिएट नहीं है। F2 रिफ्लेक्ट हो रही है, यस। NO2F रिफ्लेक्ट हो रहा है, यस। F रिफ्लेक्ट हो रहा है, नो, ये इंटरमीडिएट है। तो बस एक छोटी सी बात, और वो क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन F के रिस्पेक्ट में नहीं लिखा जा सकता है। आइए, ये फास्ट है, ये फास्ट है, और ये बना रहा है NO2F। जब नेट रिएक्शन लिखोगे आप, जब नेट रिएक्शन लिखोगे इसका, तो नेट रिएक्शन से क्या आ जाएगा बेटा? NO2 ऐड करो, ट्वाइस NO2, ठीक है। ये F और ये F कैंसिल हो जाएगा, इंटरमीडिएट है, कैंसिल हो जाएगा। प्लस क्या आ गया? F2 गिव्स ट्वाइस NO2F। इन दोनों के एडिशन से ये मैच होना चाहिए। तो ये प्रपोज मैकेनिज्म है। अब आपको पता करना है कि इसका ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, ठीक है बच्चों। आइए, किस मेथड से देखना चाहोगे? पहले बताता हूं, RDS मेथड। कौन सा? RDS मेथड, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कब लिखते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मेथड स्लोएस्ट स्टेप में, ठीक, ये फिक्स है। तो इसमें जब रेट लॉ लगाओगे आप, तो रेट इक्वल टू K। रेट लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। NO2 1 यूनिट है, एलिमेंट्री है, तो जो कोएफिशिएंट है वही पावर में, और F2 1। अब सुनिए, क्या हमें इसमें और कुछ करने की आवश्यकता है? तो देखेंगे, क्या हमारे रेट लॉ में कोई इंटरमीडिएट रिफ्लेक्ट हुआ है? जी नहीं। NO2 भी रिएक्टेंट था, F2 भी रिएक्टेंट था। तो ये सबसे आसान केस है जिसमें आपने देखा कि सीधे RDS से हमने बोल दिया देयरफॉर ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 + 1 = 2। प्रॉब्लम तब आएगी जब इसमें से कोई एक इंटरमीडिएट होता, तो प्रॉब्लम आगे के एग्जांपल्स में आप देखेंगे, ठीक है। मतलब सीधे आ गया, ऑर्डर 2 है, 1 विथ रिस्पेक्ट टू NO2 एंड 1 विथ रिस्पेक्ट टू F2। ओके, वैसे देख के लग रहा था 3 है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। सेकंड, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड। इसमें मैंने आपको क्या बताया? इसमें आप इंटरमीडिएट जो है उसको क्या कर देंगे, उसका चेंज जो है 0 मान लेंगे, di/dt। तो इसका इंटरमीडिएट कौन है? F, तो df/dt क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, क्या जरूरत है? मान लीजिए अब इस में से किसी भी स्टेप में, आप ध्यान से सुन लेना, इस मेथड को अच्छे समझ लेना। हाँ, हालांकि आप इस मेथड से प्रोसीड कर सकते हैं, आसान पड़ता है, ये भी आसान है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप किसी भी NO2 F2 किसी के रिस्पेक्ट में भी आप ऑर्डर लिख लीजिए। जैसे मैं मान लो
NO2 के रिस्पेक्ट में लिखता हूं तो माइनस, ठीक है ध्यान से देखना, माइनस क्या आएगा यहां पे DNO2 बाई dt, DNO2 बाई dt, DNO2 बाई dt इक्वल टू क्या आएगा NO2, या राधा हम क्या करते हैं, वैसे इसमें NO2 से ही बताता हूं, मैं आपको बताता हूं इस मेथड में थोड़ा सा एक स्मार्ट गेम खेलना चाहिए। जो रिएक्टेंट सबसे कम रिफ्लेक्ट हो रहा हो, कम स्टेप्स में रिफ्लेक्ट हो रहा हो, उसके रिस्पेक्ट में लिखो तो आपको इजी जाएगा। जैसे इसमें देखो NO2 दो बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, NO2F दो बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, F2 एक ही बार हो रहा है, तो जो सबसे कम बार रिफ्लेक्ट होगा ना उसके रिस्पेक्ट में लिखो। मैं इसके रिस्पेक्ट में भी सिखाऊंगा आपको, लेकिन आपको मेरा रिकमेंडेशन है कि जो सबसे कम स्टेप में रिफ्लेक्ट हो रहा हो उसी के रिस्पेक्ट में लिखिए। तो ये हम कैसे लिख पाएंगे, F2 माइनस dF2 बाय dt, ठीक है dF2, तो F2 तो केवल एक ही स्टेप में इन्वॉल्व है बच्चों, है कि नहीं, यस। तो अभी मैंने विथ रिस्पेक्ट टू F2 आपको सिखाया है, विथ रिस्पेक्ट टू F2, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये माइनस dF2 बाई dt रेट हो जाएगी, और आप इसी स्टेप में हैं तो क्या लिखोगे, इक्वल टू, ये किस पे डिपेंड करेगा, इक्वल टू K NO2 पावर 1 और F2 टू द पावर 1, यही तो रेट ऑफ रिएक्शन है। माइनस dF2 बाई dt क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ फ्लोरीन, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ फ्लोरीन इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2 इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2F, यही तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ओवरऑल। तो इसमें आप देखिए क्या कोई इंटरमीडिएट आया है, NO2 रिएक्टेंट है, F2 रिएक्टेंट है, तो देयरफॉर ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। लेकिन अगर आप कहोगे नहीं सर F2 में तो ये तो बहुत आसान हो गया, आप NO2 के रिस्पेक्ट में बता देता हूँ, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तैयार हो, आओ। विथ रिस्पेक्ट टू NO2, कोई बच्चा कहता नहीं सर मुझे सब्जेक्ट सीखना है तो मुझे तो विथ रिस्पेक्ट टू NO2 बता देता हूँ सर, सीख लो आपको जिसको, बट पेपर में जो रिएक्टेंट सबसे कम स्टेप में उसके रिस्पेक्ट में लिख दो, आसानी होगी। NO2 के रिस्पेक्ट में देखिएगा माइनस रेट ऑफ रिएक्शन, जब आप लिखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, अब NO2 जो है वो दो स्टेप में आपका क्या हो रहा है, दो स्टेप में डिसअपियर हो रहा है, पहले स्टेप में भी डिसअपियर हो रहा है और सेकंड स्टेप में भी डिसअपियर हो रहा है। मान लीजिए फर्स्ट स्टेप का रेट कांस्टेंट है K1 और सेकंड स्टेप का रेट कांस्टेंट है K2, तो यहाँ पे जो K आ रहा था K1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं, तो माइनस DNO2 बाई dt, ये क्या क्या आएगा बेटा, देखो ध्यान से देखो, पहले तो ये फर्स्ट स्टेप में K1 से डिसअपियर हो रहा है, देखो हो रहा है कि नहीं भाई, ध्यान से देखिएगा, K1 फर्स्ट स्टेप में भी NO2 डिसअपियर हो रहा है, तो क्या आ जाएगा बताओ, K1 NO2 F2, साथ ही साथ जो है इस स्टेप में भी तो NO2 डिसअपियर हो रहा है, तो दोनों में डिसअपियर हो रहा है, इसलिए प्लस आ जाएगा। ओवरऑल जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2 है वो इस स्टेप पे भी डिपेंड करेगी, इस स्टेप पे भी डिपेंड करेगी, क्यों, दोनों में NO2 डिसअपियर हो रहा है, तो प्लस K2 NO2 इंटू F, बस हो गई प्रॉब्लम शुरू। क्यों, क्योंकि ये आ गया आपका इंटरमीडिएट, और मैंने आपको क्या सिखाया था कि इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। अब आप सीखोगे कि इंटरमीडिएट को हम रिप्लेस कैसे करते हैं, बस इतना कर दोगे तो आपको, वैसे आपने इस रिएक्शन का ऑर्डर निकाल दिया है, सेकंड ऑर्डर है, यहां से भी सेकंड, मतलब इसके रिस्पेक्ट में भी सेकंड ही आएगी, आई मीन इसके रिस्पेक्ट में लिखें, किसी के रिस्पेक्ट में लिखो, रिएक्शन ओवरऑल ऑर्डर तो चेंज होगा नहीं। मैं अब आपको मेथड टू डिलीट इंटरमीडिएट सिखाता हूं, बहुत ध्यान से सीखिएगा। आइए, आपको सीखना है कि सर फ्लोरीन को कैसे डिलीट करें, राइट। तो आपको अगर चाहिए कि फ्लोरीन को कैसे हटाया जाए, तो आप एक चीज देखिए कि फ्लोरीन किस किस रिएक्शन में बन रहा है, केयरफुली देखो फ्लोरीन किस किस रिएक्शन में बन रहा है। जिस रिएक्शन में बन रहा है ना, DF बाई dt निकाल लो, ध्यान से देखो, मैं आपको बताता हूं, ये यहाँ पे हम देखेंगे ये बन रहा है, तो DF बाई dt, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको F को रिप्लेस करना सिखाता हूं, अभी आप बिल्कुल मजा आ जाएगा, आपको कहोगे सर ये मेथड तो बहुत अच्छी है। DF बाई dt
रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, ये भी इसी पे डिपेंड करेगा। भाई रेट कैसे लिखते हैं यार, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। क्या होगा K1 NO2 F2। लेकिन देखना इस रिएक्शन में K1 से ये बन रहा है, लेकिन इस रिएक्शन में K2 से ये डिसअपीयर हो रहा है, तो माइनस साइन आ जाएगा। माइनस क्या आएगा K2 से डिसअपीयर हो रहा है ना, किस पे डिपेंड कर रहा है बोलो भाई, NO2 और F। रेट ऑफ रिएक्शन लिखना तो आप सब जानते ही हो। अब आपको क्या बताया था, इंटरमीडिएट को यहां से डिसअपीयर करने का क्या तरीका है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन विल बी टेकन 0, और अगर इसको 0 ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा K2 NO2 F that will be equal to K1 NO2 F2। बहुत ध्यान से देख लेना, आ जाएगा K2 NO2 F इक्वल टू K1 NO2 F2। बस अब यहां पे आप पुट कर दीजिए, यहां पे आप पुट कर दीजिए। इसकी जगह क्या पुट कर दोगे, इसके रिस्पेक्ट में नहीं लिख सकते ना, इसकी जगह आप पुट कर दोगे ये, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये आएगा K1 NO2 F2 प्लस फिर K1 NO2, है ना, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, सॉरी जस्ट वेट, माइनस DNO2 बाई dt। आई लेट यू नो क्यों नहीं बोला मैंने कि ये रेट ऑफ रिएक्शन है। क्या आएगा बेटा, ये देखो K1 NO2 और F2, तो इसको प्लस करो तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ K1 NO2 इंटू F2, यही आएगा। अब 2 को जरा इधर लाओ, क्या बनेगा, 2 को उधर ले जाओगे तो क्या बनेगा, -1/2 DNO2 बाई dt, -1/2, देखो ध्यान से, 2 को नीचे ले जाओ, -1/2 DNO2 बाई dt इक्वल टू क्या आ गया, K1 NO2 टू द पावर 1 और F2 टू द पावर 1, तो ऑर्डर क्या आ गया, देयरफॉर ओवरऑल ऑर्डर विल बी 2। अब आप कहोगे सर ये रेट कैसे होगी, मेन रिएक्शन देखो, मेन रिएक्शन का रेट लॉ कैसे लिखोगे, -1/2 DNO2 बाई dt और DF2 बाई dt, तो यहाँ -DF2 बाई dt चल गया क्योंकि यहाँ कोएफिशिएंट नहीं है। भाई इस रिएक्शन का रेट अगर आपको लिखना हो, यार समझ नहीं रहे हो तुम लोग, इस रिएक्शन का रेट कैसे लिखोगे, बेसिक, इसको हम लिखेंगे -1/2 DNO2 बाई dt, देखोगे इक्वल टू DF2 बाई dt माइनस इक्वल टू 1/2 NO2F बाई dt। आप लोग इसके रिस्पेक्ट में भी ट्राई कर सकते हो, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड, तो भी नेट ऑर्डर क्या आएगा, 2 आएगा, नोट कर लीजिए, तो भी नेट ऑर्डर क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। कुछ नहीं करना है, आप यहां पे मैकेनिज्म में किसी के भी रिस्पेक्ट में, आई रिपीट, किसी के भी रिस्पेक्ट में, कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में आप लिखिए और इंटरमीडिएट का चेंज 0 कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा ऑर्डर क्या है। ठीक है, कर लोगे, एफर्ट करना, आप लोगों को मैं दे देता हूं, आप इसके रिस्पेक्ट में लिख के देखो, ऑर्डर 2 ही आएगा। ठीक है, ये 2 रिएक्शन में बन रहा है तो प्लस हो जाएगा, NO2 DNO2F बाई dt K1 से भी बन रहा है, K2 से भी बन रहा है, तो प्लस करके और ट्राई कर लेना। इंटरमीडिएट आया तो उसको रिप्लेस करने, दोनों में आ रहा है इंटरमीडिएट, नहीं इसमें आएगा सेकंड वाले में, तो फिर इसी मेथड से हटा देना, दैट्स इट। हो गया, समझ गए, नोट कर लो, अच्छे से समझ लो, जो मेथड आसान लगे उससे सॉल्व कर दो। आपको तो अभी फिलहाल लग रहा होगा आरडीएस बढ़िया है सर, आरडीएस अच्छा लगता है, आरडीएस से करो, किसने रोका है, चलो जल्दी लिख लो जरा इसको। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल, अब आपको थोड़ा और मजा आएगा। चलिए, ट्वाइस NO एक और रिएक्शन ले लेते हैं और आपको फिर सिखाता हूं मैं कैसे सॉल्व करना है ये। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड से भी जा सकते हैं आप लोग, अगर आपको प्रोसीड करना है किसी भी मेथड से करिए, ऑर्डर वही आएगा। देखिए जरा सेकंड रिएक्शन, सेकंड एग्जांपल,
twice NO gas plus O2 gas gives twice NO2 gas। ठीक है, ये बहुत आसान सी रिएक्शन आपको दिख रही है, नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक, इसका प्रपोज्ड मैकेनिज्म देखिए, और स्टेप 1, एलिमेंट्री स्टेप 1, ये मैकेनिज्म आपको दी जाएगी, वो तो एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, NO के 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे हैं रिवर्सिबली। ये है आपका फॉरवर्ड और ये बैक, और ये बना रहे हैं N2O2, ठीक है। और ये फास्ट रिवर्सिबल स्टेप है। और मैं एक चीज और एंटर करा दी मैंने, कि मैंने रिवर्सिबल रिएक्शंस आपके सामने लिख दी है, ठीक है। चलो स्टेप 2, अब ये इतना आसान नहीं होगा। स्टेप 2 में N2O2 O2 से रिएक्ट करके स्लो स्पीड से ट्वाइस NO2 बना रहा है, ये स्लो है। अब इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाने वाला हूं, वो क्या है देखिएगा। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर हम तो ऑर्डर RDS देख के निकाल देते हैं, तो ठीक है, निकाल के देख लो। RDS में क्या क्या है, RDS में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ये है, और सेकंड फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू O2 है। आपको यस सर, तो इसका मतलब तो ये गया कि रिएक्शन का ऑर्डर 2 है। लेकिन क्या N2O2 मेन रिएक्शन में है? नहीं है। तो क्या आपका RDS बता पाएगा कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? आप कहोगे नहीं, क्यों? क्योंकि रेट एक्सप्रेशन इज नेवर रिटन इन टर्म्स ऑफ इंटरमीडिएट्स। आइए RDS मेथड में सिखाता हूं। इफ यू विश यू कैन प्रोसीड बाय सेकंड मेथड ऑल्सो। तो RDS मेथड से आपको सिखाता हूं, क्योंकि मैंने बताया आपको 2-3 बातें बताई कि RDS को कभी भी इंटरमीडिएट के रिस्पेक्ट में नहीं लिख सकते हैं। दूसरी बात, ये स्टेटमेंट अगर कभी आ जाए कि रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ RDS इज रॉन्ग। आई मीन RDS में जो ऑर्डर रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो कोएफिशिएंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसका सम हमेशा ऑर्डर होगा, ये गलत है। होगा कब? जब ये इंटरमीडिएट ना हो, ये इनमें से रिएक्टेंट्स हो, तो हो जाएगा। जैसे पिछले एग्जांपल में डायरेक्ट आ गया था, ठीक है। RDS मेथड से अगर आप रेट लिखोगे तो RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप है, तो जो सबसे स्लो स्टेप है उसमें लिखी जाएगी R इक्वल टू K। फिलहाल तो इसके रिएक्टेंट है NO2O2 और O2। तो कोई बच्चे को अगर नॉलेज नहीं है तो कह देगा सर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये रेट लॉ ही गलत है, बिकॉज ये इंटरमीडिएट है। कैसे पकड़ेंगे कि ये इंटरमीडिएट है? बोलिए। मेन रेट इक्वेशन में अपीयर नहीं हो रहा है। अब आपको इस N2O2 को हटाने की स्कीम ढूंढनी होगी कि हम कैसे N2O2 को हटाएं। आइए मैं बताता हूं। देखिए, N2O2 को हटाने के लिए मैं आपको बताता हूं क्या करो। आप सुनना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, इसकी हेल्प से हटाएंगे इसको। कैसे? आपको मालूम है 2 तरीके से जा सकते हो। या तो सीधे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिख लो, K इक्विलिब्रियम, वो क्या हो जाएगा। हाँ जब भी हम इंटरमीडिएट को रिवर्सिबल रिएक्शन से हटा रहे होते हैं, मींस इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन निकाल रहे होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन से, तो ये मान लेते हैं कि इस रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम है। रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो अगर आप यहां से क्या कर सकते हो कि इक्विलिब्रियम क्या आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर, क्या ये यही होगा? और क्या आप सबको पता है कि K इक्विलिब्रियम होता क्या है? क्या आप सभी जानते हैं? ये होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KF/K भी होता है, सभी बच्चों को पता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या करूंगा, बताओगे? मैं यहाँ से N2O2 की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि मुझे ये N2O2 यहाँ से हटाना है। तो N2O2 का कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू NO का स्क्वायर। समझे? इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से इस इंटरमीडिएट की वैल्यू को यहां पुट करेंगे हम, ठीक है। तो देयरफॉर रेट इक्वल टू
क्या लिखोगे, K इंटू K इक्विलिब्रियम ओवरऑल कांस्टेंट हो जाएगा, ये ध्यान रखें। इसको अपन एक काम करते हैं, ठीक है ना, K ऑफ इरिवर्सिबल स्टेप है, लिख सकते हो, K2 लिख सकते हो, वॉट एवर, दिस इज ऑल अप टू यू, ठीक है ना। इसको हम K2 लिख सकते हैं, K1 लिख सकते हैं, तो इसको हम K2 लिख देते हैं, मान लीजिए K2 सेकेंड स्टेप, K2 इंटू K इक्विलिब्रियम इंटू N2O2 की जगह क्या लिखोगे, NO स्क्वायर इंटू O2, समझे। तो ये क्या आ जाएगा, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इंटू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी अनदर कांस्टेंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, K2 इंटू K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड, लिख सकते हैं कि नहीं भाई, बोलो, इंटू NO स्क्वायर O2 rate constant of second reaction into rate constant of forward reaction upon rate constant of backward reaction will be another constant, and that will write R equal to K NO square O2। NO reactant है, yes, O2 reactant है, yes। अब ये आपकी रिएक्शन सही है। अब इसका ऑर्डर देखो क्या है, ऑर्डर देखो बेटा क्या है, 2 + 1 = 3। क्या ये बात समझ में आई। तो इस एग्जाम्पल से मैंने ये प्रूव कर दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा आरडीएस से नहीं लिखी जाती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा आरडीएस में प्रेजेंट स्पीसीज के कोएफिशिएंट के सम के बराबर नहीं होता है। आया समझ, ये एक एविडेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स जब पूछता है तो बहुत बहुत फंसाया जाता है इन सब पॉइंट्स में। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ कैटालिस्ट, सही है। होता क्या है कि ये इस टाइप के एग्जाम्पल्स हमारे सामने नहीं पड़ते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई नहीं होता होगा। पूरे चैप्टर में यही सिखाया जाता है कि रेट इक्वल टू के और रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखा जा रहा है, प्रोडक्ट कभी सामने पड़ता ही नहीं। तो बच्चे को लगता है साहब रेट एक्सप्रेशन तो हमेशा रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखते हैं, यार होता ही नहीं, प्रोडक्ट के टर्म में नहीं लिखते, कैटलिस्ट के टर्म में नहीं लिखते, बट लिखी जाती है। कई बार ये भी होता है कि बच्चे जितने एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं उनमें उन्हें ऑर्डर पॉजिटिव ही नजर आता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट। ओवरऑल ऑर्डर पॉजिटिव है, अब तक नेगेटिव नोटिस नहीं हुआ है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट ऑर्डर कैन इवन बी नेगेटिव। लेकिन उतने एग्जाम्पल अभी तक सामने नहीं आया, एक भी आएगा, मैं प्रूव करूंगा आपको क्या कि रेट एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट भी आ सकता है और किसी एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है। दैट आई प्रूव डेफिनेटली, ठीक है। तो यहां तक पहले नोट कीजिए। आप जेई वाले बच्चे स्पेशली आप स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। किससे सॉल्व करोगे, O2 से कर देना, O2 से आ जाएगा, O2 से सॉल्व कर दो क्योंकि एक ही स्टेप में है, तो O2 से सॉल्व कर देना, उसमें ये N2O2 आ जाएगा, फिर dN2O2/dt को 0 कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, कर लोगे, कर लेना भाई, आरडीएस से तो आराम से निकलेगी। अच्छा, मैं इसमें एक चीज और छोटी सी आपको सिखाना चाहता हूं, बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि ये मैकेनिज्म देगा और आपसे कहेगा कि इस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बताइए। ठीक है, सुनिएगा। पहले तो जनरली इसका ऑर्डर 3 आ गया, तो रिएक्शन के कोएफिशिएंट का सम ही दिख रहा है ऑर्डर। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, जी नहीं सर, ऐसी गलतियां नहीं करनी है कि हमेशा अगर किसी रिएक्शन में ऑर्डर रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट के सम के बराबर हो जाए तो हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, ये जरूरी नहीं है। थ्योरेटिकली साउंड कीजिए अपने आप को, कंसेप्चुअली साउंड कीजिए। ओके, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, यहां पे लिख लेना वेयर K इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। अब इसी में नोट लिखिए, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन या ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालना सिखाता हूं, क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, हो सकता है आपसे ऑर्डर की बजाय एक्टिवेशन एनर्जी पूछ दे। तो देखिएगा,
ये जो कांस्टेंट k है बेटा, ओवरऑल कांस्टेंट, वो क्या आया, K2 इंटू KF बाय KB, यही आया कि नहीं? ओवरऑल रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू K2 इंटू KF बाय KB, राइट? अब आप आर्हेनियस इक्वेशन लगाइए, K क्या होगा, A इंटू ई टू द पावर माइनस EA बाय RT, होगा कि नहीं? A इंटू ई टू द पावर माइनस EA बाय RT हो जाएगा। A frequency factor of this complex reaction, ये activation energy of this complex reaction, temperature constant है K2। K2 को कैसे लिखोगे, A2 into e to the power minus EA2 by RT, ठीक आ जाएगा। सेकेंड, EA2 क्या है, सेकेंड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी, ये हो गया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको ये क्लियर हो रहा है कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग ओवरऑल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी निकालने की एफर्ट कर रहे हैं बेटा, बस, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का एफर्ट कर रहे हैं। तो अब वो कैसे होगा वो आपको सीखना है। अब इसमें आपको क्या करिए कि इस स्टेप में अब आप KF की वैल्यू पुट कर लीजिए और KB की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो, लिख के देखो, चेक करो जरा सभी बच्चे, ठीक है ना। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन भी आप लोग निकाल सकते हो। तो यहां से अब क्या आ जाएगा बताओ, KF की वैल्यू क्या आएगी पहले ही बताओ। KF आ जाएगा AF इंटू ई टू द पावर माइनस EAF बाय RT डिवाइडेड बाय KB क्या हो जाएगा, AB इंटू ई टू द पावर माइनस EAB, लॉग लेके भी सॉल्व कर सकते थे बट चलिए ऐसे ही सॉल्व कर देते, RT। क्लियर? लॉग से टर्म थोड़ी टफ होने लगेगी तो ऐसे सिंप्लीफाइड सॉल्व कर देते हैं। देखिए अब यहां पे क्या होगा, यहां से आपका जो कांस्टेंट आया वो क्या है, यहां से A2 इंटू AF बाय, बोलिए AB, ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इक्वल टू क्या आएगा बताओ, e टू द पावर माइनस, बाहर ले लीजिए, क्या आएगा, EA2 प्लस EAF माइनस EAB बाय RT। एक बार चेक कर लो जरा, एक बार चेक कर लो क्या ये सही है, देखिए तो, एनी एरर प्लीज फाइंड आउट, अगर है तो बताओ। नहीं होना चाहिए, माइनस साइन हमने बाहर निकाल लिया है, ठीक है। यहां पे ये है आपका A into e to the power minus EA by RT, A2 into AF by AB will be A itself, एक्टिवेशन फ्रीक्वेंसी फैक्टर ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी फैक्टर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन बोलते हैं कि नहीं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। तो इसको A करके A से A कट जाएगा और यहां से जो वैल्यू आएगी वो निकाल लो जरा। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगी, देखो ये e टू द पावर माइनस EA बाय RT, लॉग लेके सॉल्व कर दोगे, ये पूरा A है बेटा, A ले लो, A से A कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद लॉगरिथम ले लो, तो माइनस EA बाय RT इक्वल टू, लॉग ले ले अगर दोनों साइड, है ना, तो आपका सॉरी ये इंटू होगा, ये इंटू होगा, हाँ। तो जब लॉग लोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, माइनस EA बाय RT, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इक्वल टू माइनस EA2 प्लस EAF माइनस EAB बाय RT, क्या आ गया, therefore activation energy of overall reaction will be EA2 activation energy of second step plus EAF minus EAB एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, ये है। ऐसे आपको कोई भी इक्वेशन दे दिया जाएगा, हो सकता है पावर आ रही हो, पावर 3/2 कुछ भी, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे।
ठीक, लॉग लेंगे तो लॉग लेते समय अगर यहाँ कुछ पावर होगी जैसे पावर 3/2 तो 3/2 नीचे आ जाएगा। जैसे मैं अभी आपको सिखाता हूँ डायरेक्ट लिखना, ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन है, प्लीज नोट कीजिए। तो आपको एक रिएक्शन बता दी जाएगी, फॉरवर्ड बैकवर्ड और सेकेंड स्टेप सबकी एक्टिवेशन एनर्जी दे देगा और फिर पूछेगा नेट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बताओ। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए, अब आपको डायरेक्ट सिखाता हूँ कैसे लिखा जाता है। फॉर अ रिएक्शन इफ overall rate constant is given as k1 to the power 3/2 into k2 to the power 1/2 by k3, ठीक है, by k3, find, एक क्वेश्चन है, if overall rate constant of a reaction is given as k equal to k1 to the power 3/2 k2 to the power 1/2 k3, find एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। अब मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक सिखाता हूँ, देखना। डायरेक्ट अगर लिखोगे एक्टिवेशन एनर्जी तो क्या आएगी, 3/2 EA1। क्या कर रहा हूं ध्यान देना, मैंने आर्हेनियस इक्वेशन लगा लिया, ए को समराइज करके कैंसिल कर दिया और फिर लॉग ले लिया है, 3/2 E1 प्लस, अब यहां लॉग लोगे तो m इंटू एन है ना, तो प्लस आ जाएगा। ये किया तो था यार, आ गया सब, इधर किया, ठीक। तो ये होगा 1/2 एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेप माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेप, दैट्स इट, डायरेक्ट, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। तो सीधे लिख लेना, आप इतनी मेहनत नहीं की, कैसे आया वो बताना मेरा काम था। और अब डायरेक्ट कैसे लिखना है, हमने आर्हेनियस इक्वेशन भी लगा दिया। आर्हेनियस इक्वेशन के बाद ए को इसके रिजल्टेंट ए से कट कर दिया, ए हो जाएगा A1 इंटू A2 बाई A3, A1 इंटू A2 बाई A3 इक्वल टू ए, कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद आपका ये आ जाएगा रिजल्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे अभी जो रिएक्शन थी हमारी NO प्लस NO, ठीक है, फॉरवर्ड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी, लेट एक्टिवेशन एनर्जी EAF इक्वल टू X, EAB इक्वल टू Y, और ये आपको क्या बना रहा है, N2O2, ये रिएक्शन थी, एंड देन N2O2 प्लस O2, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, मान लीजिए ये है Z, ठीक है, और ये बना रहा है ट्वाइस, क्या बन रहा था, NO2। अब आपसे अगर पूछ दे कि ओवरऑल रिएक्शन, इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, इसका नेट रिएक्शन क्या होगा बच्चों बताओ, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इंटरमीडिएट है, ट्वाइस NO प्लस O2, ये वही रिएक्शन है जिससे मैंने इतना आपको एक्सप्लेन किया है, ट्वाइस NO प्लस O2 गिव्स ट्वाइस NO2। इसका एक्टिवेशन एनर्जी आपसे पूछ रहा है, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन। तो आपको पहले तो रिजल्टेंट कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, ये अभी सॉल्व किया था हमने। तो रिजल्टेंट रेट कांस्टेंट इसका क्या आया था बताओ, K1 इक्वल टू क्या आया था, KF इंटू K2। अब ये कैसे निकाला था आप देख लीजिए, अपॉन KB। यहां तक इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, अगर मैकेनिज्म लिख के आपको पूछ लिया कि रिजल्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी बताओ, ये कैसे आया मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, बिकॉज दिस वॉज आवर एग्जाम्पल ऑफ इलस्ट्रेशन। तो की ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन विल बी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि पावर तो कुछ है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, लॉग लेंगे तो इनटू है प्लस आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेप सॉरी माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एम आई क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई है आपको? अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर EAB की वैल्यू इन दोनों के सम से ज्यादा आ गया तो रिजल्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा क्या ये हो सकता है? जी हाँ, रेयर है लेकिन हो सकता है, रेयर है लेकिन हो सकता है। ध्यान रखिए एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शंस की जीरो भी होती है, जैसे जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उनकी एक्टिवेशन एनर्जी, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशंस जहां होते हैं वहां एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होती है। और हमारी केमिकल रिएक्शंस का जो रेट कांस्टेंट होता है वो आर्हेनियस इक्वेशन से टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस का जो डिके कांस्टेंट होता है वो
टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी इज जीरो। तो ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियर reactions or radioactive disintegration follows first order kinetics, but number one, the activation energy of nuclear reactions is zero and the rate constant of chemical reactions depend on temperature. However, the decay constant of nuclear reactions is independent of temperature. The Arrhenius equation is not applicable for the nuclear reactions. ठीक है? EAF कितना दिया है भैया? X। ये न्यूमेरिकल वैल्यू पेपर में देगा आपको। ये कहां से आया? कई बार ये भी दे देते हैं, लेकिन जेई एडवांस में आप उम्मीद ना करें, वो निकलवाएगा आपसे। ये 2 कितना था भाई? Z x प्लस जेड माइनस वाई, ये आंसर है। दैट्स इट। आई होप आप सभी बच्चों को मेरी ये बात समझ में आ गई है। समझ गए भाई? बहुत ही प्यारा सेक्शन है, काइनेटिक्स का लास्ट पार्ट है, बट as far as examination is concerned, very important and very fascinating too, right? आइए एक एग्जाम्पल और लूंगा मैं। तो यहां पे आपने ये सीख लिया, ध्यान रखिएगा, if x plus z is greater than y, activation energy of overall reaction will be positive. However, if y is greater than x plus z, the activation energy of overall reaction will be negative. This is rare. This is rare. This is in general. Generally ऐसा ही होता है। ठीक है? और वो पॉइंट आपने लिख ही दिया होगा। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होती है, उसका जो डिके कांस्टेंट होता है लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है बच्चों? तो कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस। आइए अब हम एक थर्ड एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको प्रूव करूंगा कि रेट एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो बी रिटन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, एंड मैं ये भी प्रूव करूंगा कि किसी रिएक्शन में ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट कैन इवन बी नेगेटिव। ये दो बातें जनरली बच्चों को समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि जो जनरल एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें इनका जिक्र ही नहीं है, लेकिन हम करेंगे जिक्र उसका आगे। और यू विल बी सरप्राइज कि एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है। क्या है? ओजोन का डिप्लेशन, ट्वाइस O3 गैस गिव्स थ्राइस O2 गैस। ओजोन लेयर का डिप्लेशन, ऑक्सीजन में कन्वर्जन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इस रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, इसलिए बंद कर दिए गए हैं क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, देखने में सीधी लग रही है लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसकी प्रपोज्ड मैकेनिज्म बताता हूं मैं आपको। एलिमेंट्री स्टेप नंबर 1, इसमें क्या होता है? इसमें आपका ओजोन O3 डिकम्पोज होगा रिवर्सिबल O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन अंडर सनलाइट। ठीक है? ये आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन, तो रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड हो जाएगा, ये रेट कांस्टेंट बैकवर्ड, एंड एलिमेंट्री और ये फास्ट रिवर्सिबल रिएक्शन। और अब एलिमेंट्री स्टेप नंबर 2, इसमें 1O3 यूज हो गया, सेकेंड O3 प्लस ये, आप समझ गए होंगे इंटरमीडिएट है, क्योंकि वो तो यहाँ कहीं शो ही नहीं हो रहा है। आप लोग जेई वाले बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से भी एक बार एफर्ट कर लेना। हालांकि आरडीएस से एग्जाम में तो ये पूछा जाता है ऑर्डर क्या है, तो आप किसी मेथड से लिख लीजिए। ठीक, तो थोड़ी कह रहा है कि इस मेथड से लिख के बताओ। तो ये आ जाएगा आपका ट्वाइस O2 गैस, ये स्लो है। ठीक है भाई? अब फिर वही बात, ये अगर स्लो है तो ये आरडीएस होगा तो ऑर्डर 2 आना चाहिए, लेकिन ये इंटरमीडिएट है, लिख ही नहीं सकते। इसलिए 2-3 कंसेप्चुअल जो फैक्ट्स हैं उन्हें दिमाग में भर लीजिए। पहला, आरडीएस से शो होने वाला ऑर्डर हमेशा रिएक्शन का ऑर्डर नहीं होता है, हो भी सकता है अगर यहां पे कोई इंटरमीडिएट ना आ रहा होता। दूसरा, किसी रिएक्शन का ऑर्डर किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के रिस्पेक्ट में नेगेटिव भी हो सकता है। और तीसरा, rate of a reaction can also be written in terms of product.
आइए देखते हैं, आरडीएस मेथड से एक्सप्लेन कर देता हूं, आरडीएस मेथड से एक्सप्लेन कर देता हूं। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ट्राई योरसेल्फ, इफ यू विश यू कैन ट्राई। तो स्लोएस्ट स्टेप ये है, तो यहाँ पे रेट आएगा k O3 पावर 1, यहाँ जो कोएफिशिएंट है वही पावर एंड O, बट ये रॉन्ग है क्योंकि ये इंटरमीडिएट है। अब आपको इस इंटरमीडिएट की वैल्यू को यहाँ से निकालना पड़ेगा, हाँ निकालना पड़ेगा कि नहीं, इससे निकालना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि जो फास्ट रिवर्सिबल रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी KF/KB इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O बाय कंसंट्रेशन ऑफ O3। यही तो आएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। समझ रहे, आएगा कि नहीं भाई बताइए, आ जाएगा। तो यहां से अब आप O की वैल्यू निकाल लीजिए। देयरफॉर O क्या आएगा बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ O इक्वल टू O कितना आ जाएगा, KF/KB या K इक्विलिब्रियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2, ये आ जाएगी। अब इस वैल्यू को आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर रेट इक्वल टू, ओके, रेट इक्वल टू K2 लिखते हैं इसको क्योंकि हमने सेकेंड स्टेप में लिखी K2 इंटू KF/KB, नहीं KF/KB आएगा ना भाई, देख लेना जरा गड़बड़ मत हो जाए। वो निकाल रहे हैं ना हम लोग, हाँ KFO3/O2 सही, KF/KB आएगा, KF/KB। अभी तक गनीमत है कि कुछ पावर नहीं आ रही है अभी, है कोई बात नहीं। KF/KB और क्या आएगा बताओ, इंटू O3 इंटू O3/O2, यही आएगा, ठीक है। तो यहां से रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन K इंटू O3 का स्क्वायर O2-1। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं किसी किसी नॉर्मल एग्जाम में। देख के तो लग रहा है अगर एलिमेंट्री होता तो सेकंड ऑर्डर है, लेकिन क्या आ रहा है, ऑर्डर बताओ। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू O3 कितना है 2, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू O2 कितना है -1। तो ओवरऑल ऑर्डर 2 + -1 = 1। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब सुनिएगा जरा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुनने की बहुत जरूरत है। क्या ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट कैन इवन बी नेगेटिव। क्या प्रूव हो गया, देखो इस रिएक्शन में O2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, O2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर सॉरी -1 मीन्स यहां पे आप लिख सकते हो, ये प्रूव हो गया, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू स्पीसीज कैन इवन बी नेगेटिव। और एक चीज और प्रूव हो गई, इस रेट एक्सप्रेशन में देखो O3 जो रिजल्टेंट रिएक्शन है उसका O3 रिएक्टेंट है, तो ये तो रिएक्टेंट है लेकिन O2 प्रोडक्ट है बच्चों, और प्रोडक्ट भी अपीयर हो रहा है, मतलब रेट एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इवन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो। तो दो बातें एक ही रिएक्शन से मैंने प्रूव कर दी यहाँ पे। क्या किसी एक स्पीसीज के रिस्पेक्ट में ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, जी हाँ। और दूसरी बात जो हमने प्रूव की है यहाँ पे वो क्या है, दूसरी बात जो हमने प्रूव की है वो क्या है बच्चों, कि रेट लॉ में या रेट एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट भी अपीयर हो सकता है। ध्यान रखें, रेट लॉ में या रेट एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट अपीयर हो सकता है, आप कहेंगे यस। प्रोडक्ट अपीयर हो सकता है, आप कहेंगे यस। कैटलिस्ट अपीयर हो सकता है, आप कहेंगे यस। इंटरमीडिएट हो सकता है अपीयर, आप कहेंगे नो। ठीक है, मतलब रेट लॉ कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट, बट कैन नेवर बी रिटन इन टर्म्स ऑफ
इंटरमीडिएट कैटलिस्ट के टर्म में आपको बता देता हूँ, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में H+ जो लेते हो ना कैटलिस्ट, वो भी रीट लॉ में अपीयर हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये है, और इसका जो रिजल्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी अगर आपसे पूछी जाए, निकाल लोगे? अगर आपसे रिजल्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाए निकालने को, तो निकाल लोगे कि नहीं? कैसे आएगी? ये इक्वल टू, तो बहुत आसान है, E2 प्लस EAF, अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, इनटू लॉग की टर्म में प्लस हो जाएगा, E2 प्लस EAF माइनस EAB। लो, सीधे देखते ही क्वेश्चन एक झटके में सॉल्व। ये इक्वल टू E2 क्यों? K2, और log m इंटू n, log m प्लस log n होता है, तो वो अब बहुत सारी चीजें उसमें डिलीट हो गई हैं, मैंने प्रोसीजर आपको सिखाया था, तो उस बेसिस पे आप लोग इसको प्रॉपर स्टेप वाइज भी जाके सॉल्व कर सकते हो, और डायरेक्ट लिखना है तो E2 प्लस EAF माइनस EAB। ठीक है, तो ये हो गया बेटा कि रिएक्शन का ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मैकेनिज्म। काफी सारे मैंने एग्जांपल लेके समझा दिया। आप लोग जेईई एडवांस वाले बच्चे इसको स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन टेक्निक से भी सॉल्व करके देख सकते हैं, बहुत आसान है, उसमें भी कुछ है नहीं, उससे बस आपको, जैसे इसका इंटरमीडिएट कौन था? O, तो DO/dt को 0 कर दीजिए, यानी कांस्टेंट ऑफ O कंसंट्रेशन ऑफ O को कांस्टेंट ले लीजिए, हो जाएगा सब। ठीक है, तो इसको जरूर एफर्ट कीजिएगा। क्लियर? सो दिस इज ऑलमोस्ट ऑल फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स डियर स्टूडेंट्स। ओके, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, है ना? सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट होते हैं, मोस्टली फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस पे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने काफी कुछ बातें आपको बता दी हैं, ग्राफिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, या एक्टिवेशन एनर्जी, और अदरवाइज ये सेक्शन। ठीक है, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। कोई भी डाउट आता है, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।